गुजरात सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें एक सेल बनाया गया है, एंटी रेडिकलाइजेशन सेल, जो गुजरात के मुसलमानों पर नजर रखेगा। और सोचिए उसमें क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं, वो सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत धीरे धीरे इजराइल की राह पर चल रहा है, यानी कि आपकी पहचान को ही अपराध बनाने की कोशिश की जा रही है। सोचिए ये कितनी बड़ी खबर है, लेकिन हमारे देश के तमाम मुस्लिम नेता, मुस्लिम लीडरशिप इस पर खामोश है। मुझे तो लगता है कि अभी तक उनको इस बात की खबर तक नहीं है। लेकिन सोचिए सीपीआईएम के सांसद जॉन ब्रिटास ने गुजरात के सीएम को खत लिखकर कहा है कि ये संविधान के खिलाफ है। संविधान में जो समानता का अधिकार है, जो राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है, और उसमें जो बोलने की आजादी का अधिकार है और अपने धर्म पर चलने का जो अधिकार है, इन सब का वायलेशन करता है ये। और सोचिए इसमें जो पॉइंट्स हैं वो सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। मसलन अगर आप इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह या कोई भी अरेबिक वर्ड यूज करते हैं, फ्रेज यूज करते हैं, तो भी आप शक के दायरे में रहेंगे। और इसके अलावा आपने अगर दाढ़ी बढ़ा ली है तब भी आप शक के दायरे में रहेंगे और आप पर कार्रवाई की जा सकती है। इवन यहां तक कि अगर आप एहतिकाफ में बैठते हैं रमजान में तो उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा अगर आप नौकरी छोड़ते हैं धर्म का रीजन बताते हुए, या पढ़ाई छोड़ते हैं धर्म की वजह से रीजन बताते हुए, तब भी आप पर कार्रवाई हो सकती है। सोचिए कितना खतरनाक है, यानी कि अब आपकी पहचान को ही निशाना बनाया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन हमारे देश के जो सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर हैं, जो अपने आप को मुसलमानों का नेता बताते हैं, रहनुमा बताते हैं, कायद बताते हैं, वो सब खामोश है। और ये इतना गंभीर मुद्दा है, मतलब बेसिक जो स्ट्रक्चर है संविधान का, उसी के खिलाफ है। पूरा विस्तार से बताऊंगा इस खबर को। और सोचिए कैसे मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करके निशाना बनाया जाता है, प्रेम जाल में फंसाया जाता है और फिर उनकी हत्याएं कर दी जाती है। ये सोचिए ये खुले तौर पर शरेआम हो रहा है। जामिया जैसे यूनिवर्सिटी में लोग कहते हैं, खासकर अंधभक्त कहते हैं कि ये मुसलमानों की यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहां पर ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं जिसमें जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनको प्रेम जाल में फंसाया जाता है, फिर उसके बाद उनका शोषण किया जाता है और फिर हत्या कर दी जाती है। ऐसा ही एक मामला आया है जो बहुत ही डरावना है, चौंकाने वाला है, लेकिन इस पर कहीं डिबेट नहीं होगी। अभी भी श्रद्धा के मामले पर मीडिया डिबेट कर रहा है, लेकिन अभी जो मामला आया है उस पर खबर तक नहीं बन रही है। सोचिए कितना गंभीर है। और हमारे समाज के जो कौम के रहनुमा है, रहबर है, वो सब इन चीजों से गाफिल है। और वो लड़कियां जो दुनिया की चकाचौंध में इस तरीके के कदम उठा रही है, उनके परिवार वाले उन पर नजर नहीं रख रहे हैं, ये भी सबसे बड़ा मसला है और चिंता का विषय है। सोचिए ऐसी ही कुछ खबरें हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और पूरा ध्यान से देखिए कि यह खबर आपके लिए कितनी जरूरी है। और आने वाली 24 जुलाई को जो मुसलमानों की मीटिंग होने वाली है दिल्ली में, क्या उसमें ये मुद्दे भी रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि उस मीटिंग में तमाम देश की जो मुस्लिम संस्थाएं हैं वो शामिल होने वाली हैं, और तमाम जो सांसद हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, वो उसमें शामिल होंगे। अब देखना यह है कि गुजरात सरकार का जो वो आया है, एडवाइजरी जारी की है, उस पर क्या रिएक्शन रहता है। लेकिन उससे पहले ये खबर देखिए, ये खबर बहुत ही डरावनी है। श्रेष्ठ मलिक ने इंशरा अय्यूबी को घर से भगाया, उसके बाद गला रेत कर उसकी हत्या कर दी और बाद में खुद भी ट्रेन के आगे आकर अपनी जान दे दी। इंशरा जामिया से इंजीनियरिंग कर चुकी है। वैसे तो आप सब समझदार हैं, लेकिन ये खबर हर फर्द को जाननी चाहिए और हिजाबी लड़कियों को जरूर जाननी चाहिए। सोचिए श्रेष्ठ मलिक जो है वो इंशरा अय्यूबी को भगा कर ले जाते हैं, फिर उसकी हत्या कर देते हैं, और बाद में पता चलता है कि वो भी ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। एक्सीडेंट था, जो भी था, वो अभी रिपोर्ट में खुलासा होना बाकी है। तो इस तरीके की खबरें जामिया जैसी जगह से आना, ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर मुस्लिम लड़कियां या उनके माँ बाप, या जामिया में जो भी चल रहा है वो कैसे इस तरीके से हो रहा है। और सोचिए अवध ओझा कह रहे हैं देश के 22 करोड़ मुसलमान मोदी सरकार को गिराने के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, इस वजह से मुसलमान परेशान हैं। सोचिए ये प्रोफेसर साहब जो तथाकथित टीचर बनते हैं,
और सोचिए किस तरीके का ये बयान है। क्या मुसलमान मोदी की सरकार गिराने के लिए नमाज पढ़ता है? जब मोदी जी सत्ता में नहीं थे उससे पहले भी वो नमाज पढ़ता था, लेकिन चूंकि इनको पता है फॉर्मूला कि हमें भक्तों को कैसे खुश करना है, इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी की जाती है। क्या मुसलमान मोदी जी की सरकार गिराने के लिए नमाज पढ़ रहा है? क्या उससे पहले नमाज नहीं पढ़ता था? और क्या मोदी सरकार चली जाएगी तब नमाज नहीं पढ़ेगा? लेकिन इस तरीके के बयान देकर ये अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने का काम करते हैं और इस्लामोफोबिया का जो शिकार हैं, जो इनके दिमागों में भरा हुआ है, वो वक्तन फक्तन जो है निकलता रहता है। और अब यह खबर विस्तार से देखिए। गुरुग्राम के सेक्टर 55 स्थित एक पीजी से 25 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंशरा यूबी का शव बरामद हुआ है। उसके शरीर पर कई चाकू के घाव थे और गला भी रेत दिया गया था। जांच में पता चला कि करीब 60 किलोमीटर दूर गढ़ी रेलवे स्टेशन के 5 रेलवे ट्रैक पर मिले 25 वर्षीय एआई इंजीनियर श्रेष्ठ मलिक का शव उसी का था जो इंशरा का सहकर्मी था। पुलिस का शुरुआती अनुमान है कि श्रेष्ठ मलिक ने पहले इंशरा की हत्या की और फिर ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली। हालांकि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और हत्या की वजह भी अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर की रहने वाली इंसरा यूबी ऑप्टम नाम की एक इंटरनेशनल हेल्थ केयर सर्विस कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करती थी। जब उनके फोन पर बार बार कॉल करने पर कोई जवाब नहीं मिला तो अयूबी के परिवार ने सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उनके फोन की लोकेशन सेक्टर 55 में 1R के फ्लैट पर ट्रेस की, जो छत्तीसगढ़ के भिलाई के इंजीनियर और अयूबी के कलीग श्रेष्ठ मलिक का था। हालांकि पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की डिटेल रिकॉर्ड तथा दोनों के परिवार से पूछताछ के जरिए मामले की जांच की जा रही है। सोचिए, इंसरा अयूबी गुरुग्राम में रहती थी और उनके जो सहकर्मी थे श्रेष्ठ मलिक, वो उनके रूम पर मृत पाई जाती है। ये सवाल खड़ा करता है और सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर मुस्लिम जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। कमाल मौला मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नमाज के लिए अलग जगह दी जाए। कमाल मौला मस्जिद पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा था कि वहां पर धार जो बहुत साला थी वो उसको जगह दे दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमाल मौला मस्जिद को अंदर परिसर में जगह नहीं दी जाएगी, अलबत्ता उनके लिए बाहर इंतजाम किया जाए। तो ये भी एक खबर है। मध्य प्रदेश के धार में स्थित कमाल मौला मस्जिद बहुत शाला परिसर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि बहुत शाला साइट से सटी खुली जगह मुस्लिम पक्ष को जुमे की नमाज अदा करने के लिए उपलब्ध कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि फिलहाल हम दोनों पक्षों के अधिकारों का ख्याल रखते हुए आवेदक पक्ष को एक ओपन स्पेस मुहैया कराने का निर्देश राज्य सरकार को देते हैं ताकि वो 1 से 3 बजे के बीच नमाज अदा कर सके। कोर्ट ने कहा है कि इसकी व्यवस्था की जाए और प्रबंधन किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। और अब वो खबर जो आपके लिए बेहद जरूरी है, भारत के हर मुसलमान के लिए जरूरी है, क्योंकि ये जिस तरीके का कानून गुजरात सरकार लेकर आई है, एडवाइजरी लेकर आई है, वो बहुत ही खतरनाक है। यानी कि आपकी पहचान को ही अब निशाने पर लिया जा रहा है, उसको आपराधिक बनाने की कोशिश की जा रही है। यह दस्तावेज गुजरात पुलिस के स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा जारी एक आधिकारिक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और रोड मैप है। तारीख 1 जून 2026 को राज्यव्यापी एंटी रेडिकलाइजेशन सेल के लिए बनाया गया है। बिल्कुल साफ बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने से गुजरात सरकार खुलेआम सांप्रदायिक प्रोफाइलिंग को संस्थागत रूप दे रही है और आम धार्मिक सांस्कृतिक पहचान को आपराधिक ठहराने के लिए सरकारी तंत्र का हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। यह संविधान पर सीधा खतरनाक हमला है। इसमें क्या है? खुलेआम सांप्रदायिक प्रोफाइलिंग। एसओपी में साफ तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है। स्टेप 2 में पहचान के तहत इसमें पूरी तरह से सामान्य धार्मिक रीति रिवाजों और व्यक्तिगत पसंद जैसे दाढ़ी रखना, नकाब पहनना, आम अरबी वाक्यांशों का इस्तेमाल करना या इतिकाफ रमजान के दौरान मस्जिद में एकांतवास करना को कट्टरपंथी व्यक्ति की पहचान के लिए मुख्य व्यवहारिक संकेतों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सोचिए, यानी कि आप दाढ़ी बढ़ाते हैं या अरबी अल्फाज बोलते हैं इंशाअल्लाह माशाअल्लाह, तब भी आपको जो है शक की निगाह से देखा जाएगा और आप पर कार्रवाई की जाएगी। रोजमर्रा की पसंद को अपराध बनाना। दस्तावेज पुलिस अधिकारियों को उन लोगों पर नजर रखने का निर्देश देता है जो इस्लामिक कर्तव्य का हवाला देकर पढ़ाई नौकरी छोड़ देते हैं या जो मुसलमानों को प्रभावित करने वाली वैश्विक घटनाओं पर तीखी असहमति जताते हैं। असहमति और व्यक्तिगत जीवन शैली की पसंद को सरकारी अपराध माना जा रहा है। सोचिए, यानी कि अब आप जो है किसी दूसरे
देश में हो रहे किसी भी ऐसी घटना पर रिएक्ट भी नहीं कर सकते। बड़े पैमाने पर सरकारी निगरानी, एसओपी में लक्षित व्यक्तियों के बारे में विस्तृत डोजियर फाइलें बनाने, उनके डिजिटल फुटप्रिंट, सिग्नल या वीपीएन जैसे सामान्य एनक्रिप्टेड ऐप के इस्तेमाल सहित को ट्रैक करने, विभिन्न लेन देन की निगरानी करने और मदरसों में पढ़ाने वाले हर मौलाना की मैपिंग करने का आदेश दिया गया है। यानी कि मुसलमानों के जो रिलीजियस लीडर हैं उन पर भी निगरानी रखी जाएगी। सख्त आदेश है। कठोर कानूनों का हथियार के तौर पर इस्तेमाल, इस सेल को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी और जेल प्रशासन के साथ मिलकर कड़ी निगरानी रखने और नागरिकों पर यूएपीए और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस जैसे कठोर कानून लगाने के लिए साफ तौर पर मामले तैयार करने का आदेश दिया गया है। गुजरात सरकार की संस्थागत कट्टरता को बिना चुनौती के नहीं छोड़ा जा सकता है। कानूनी विशेषज्ञों को तुरंत इस एसओपी को देखना चाहिए, क्योंकि यह मौलिक संवैधानिक अधिकारों, खासकर अनुच्छेद 14 समानता, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 निजता और अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन है। हमें इसे अदालत में ले जाना होगा। ये लिखा है शबनम हाशमी, जो एक्टिविस्ट है, उन्होंने ये पोस्ट लिखा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो फरमान आया है, ये जो एडवाइजरी आई है, ये कितनी खतरनाक है। इसी को लेकर जॉन ब्रिटास ने एक लेटर लिखा है गुजरात के मुख्यमंत्री को कि आप ये जो कर रहे हैं, प्रोफाइलिंग जो कर रहे हैं धर्म के आधार पर, ये संविधान के खिलाफ है और गैर जरूरी है और इस तरीके के किसी भी कानून को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल है कि मुस्लिम रहनुमा तंजीमें वो सब कहाँ हैं? वो ये जो एडवाइजरी आई है, जो आदेश आया है, इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? इस पर चर्चा कब होगी? सोचिए कितना खतरनाक है कि आप दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते, अरबी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आप गल्फ में किसी कंट्री में गए हैं तो भी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। सोचिए कितना खतरनाक है कि मुसलमानों की पहचान को ही अपराध बनाने की कोशिश की जा रही है और इजराइल के नक्शे कदम पर चलकर गुजरात में भी इस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।